हेलो स्टूडेंट, सीसी मंत्रा की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज जो टॉपिक अपन इंडियन पॉलिटी का पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था संविधान में कि किस भाग के कौन से अनुच्छेद में की गई है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इनके पद की व्यवस्था संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में की गई है। दूसरी बात, यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत के महान्यायवादी जो होते हैं इन्हें हम देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कहते हैं, फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चौथी बात, इनकी जो योग्यता है, इस पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो इस पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उसे उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो स्टूडेंट, एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहली बात, संविधान के भाग 5 में और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में इनके पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से, और इनमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि इस पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। तो पहली बात हम कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में। तो स्टूडेंट, यदि अपन कार्यकाल की बात करें कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो संविधान में इसके कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि संविधान में इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। और यदि इसे हटाने की बात करें तो हटाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख नहीं है। तो संविधान में इन दोनों बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या बात सीखी कि महान्यायवादी के यदि कार्यकाल की बात की जाए तो संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, और इसको हटाने की प्रक्रिया का भी कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में कहा गया है कि जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो इस लाइन का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति कभी भी महान्यायवादी को उसके पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है, और यदि कार्यकाल की बात की जाए तो यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यानी कि राष्ट्रपति इसे कभी भी उसके पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। यदि वह चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर भी पदमुक्त हो सकता है। तो यदि राष्ट्रपति उसको नहीं हटाता तो वो अगर अपना पद छोड़ना चाहे तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर अपन को कार्यकाल में 2 बातें ध्यान रखनी है कि कार्यकाल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। ये अपने पद पर तब तक रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बना रहता है। यदि ये उससे पूर्व अपना पद छोड़ना चाहता है
तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। वैसे नॉर्मली यदि देखा जाए स्टूडेंट, तो ये अपना त्यागपत्र तब देता है जब मंत्रिपरिषद जो होती है वो अपना त्यागपत्र दे देती है, या मंत्रिपरिषद को बदल दिया जाता है। तो परंपरा में तो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर ये चाहे तो अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। यदि पारिश्रमिक की बात की जाए कि भाई महान्यायवादी को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा, तो इसके पारिश्रमिक का भी कोई संविधान में निश्चित नहीं किया गया, यानी कि पारिश्रमिक को भी संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। इसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 बातें क्लियर हो गई। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और जो वेतन है या पारिश्रमिक है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कार्य एवं शक्तियों की, कि महान्यायवादी कौन कौन से कार्य करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी कि फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है किसका, भारत सरकार का। तो ये कौन कौन से कार्य करता है, यह भारत, अगर हम इसके मुख्य कार्यों की बात करें तो ये भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर क्या करता है, सलाह देता है, यानी कि लीगल एडवाइस देता है। किसको, इंडियन गवर्नमेंट को, यदि जो राष्ट्रपति द्वारा इसे सौंपे जाते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला भारत सरकार का विचाराधीन है तो उसमें भारत सरकार का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर हमको एक बात और देखनी है, आर्टिकल अनुच्छेद 143 या आर्टिकल 143 के तहत भी यह उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। हम आर्टिकल 143 जानते हैं, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो उसके तहत भी ये उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में इसे सुनवाई का क्या होता है, अधिकार होता है। तो हम इसके कार्य एवं शक्तियों को एक बार वापस रिवाइज करें तो इसका पहला कार्य क्या है, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर क्या करना, सलाह देना। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का क्या करना, प्रतिनिधित्व करना। और हाई कोर्ट में अगर कोई मामला है तो उसमें भी इसे सुनवाई का क्या होता है, भारत सरकार के संबंध में कोई मामला है तो उसमें भी इसे क्या होता है, सुनवाई का अधिकार होता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब अपन बात करते हैं महान्यायवादी के अधिकार के बारे में, इसके राइट्स के बारे में। तो सबसे पहला अधिकार जो महान्यायवादी को है, यह भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। यानी कि महान्यायवादी जो है उसे भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है, क्योंकि ये देश का क्या होता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अधिकतर हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है अनुच्छेद 88, यह आपको याद रखना है आर्टिकल 88 के बारे में, कि इसे संसद के दोनों सदनों में, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो, संसद की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें इसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। यानी कि जो महान्यायवादी है उसे संसद के दोनों सदनों में, उसकी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, उसमें बोलने और बैठक में कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। किसको होता है, महान्यायवादी को होता है। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसे मत देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट, इसे मत देने का अधिकार नहीं है। यानी कि ये बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। और इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार क्या होते हैं,
प्राप्त होते हैं। तो महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में अपन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि इसे भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग ये संसद के दोनों सदनों में, उसकी संयुक्त बैठक में और उस समिति में जिसमें इसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। और इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो अपन अब आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो तो फैक्ट्स थे। अब कुछ बातें जो महान्यायवादी से संबंधित और महत्वपूर्ण हैं उनकी यदि हम बात करें तो महान्यायवादी की कुछ सीमाएं भी हैं। तो उन सीमाओं के ऊपर यदि अपन चर्चा करें तो पहली बात यह है कि महान्यायवादी जो होता है वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं दे सकता। तो यह भारत सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं दे सकता, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन मामलों में इसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर यह कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। दूसरी अगर बात करें, भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, यानी कि क्रिमिनल मामलों के अंदर ये किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। इसके लिए इसे भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। और भारत सरकार की अनुमति के बिना यह किसी भी परिषद यानी कि काउंसिल और कंपनी के निदेशक का पद भी ग्रहण नहीं कर सकता, यानी कि काउंसिल और किसी कंपनी में डायरेक्टर का पद भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो अगर महान्यायवादी की हम सीमाओं की यदि बात करें तो पहली बात क्या कि यह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं दे सकता, जिन मामलों में इसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, यह किसी भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, और यह भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी परिषद और कंपनी में निदेशक का पद भी ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ पे हमको एक बात और देखनी में स्टूडेंट्स कि महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता, यानी कि फुल टाइम पूर्णकालिक वकील नहीं होता, और ये सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में भी नहीं आता, सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता। तो यहाँ पर हमको ये दो बातें और ध्यान रखनी है कि ये फुल टाइम लॉयर नहीं है, पूर्णकालिक वकील नहीं है, और ये सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में भी नहीं आता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जो महान्यायवादी है निजी प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि इसे निजी प्रैक्टिस करने का अधिकार है, निजी प्रैक्टिस कर सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको ध्यान रखना है कि जो महान्यायवादी होता है वो पूर्णकालिक वकील नहीं होता सरकार का, सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता। तो यह क्या है, निजी प्रैक्टिस पर इसकी निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, यानी कि जो महान्यायवादी है वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि यह कैबिनेट का सदस्य भी नहीं होता, कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। कैबिनेट के अंदर विधिक मामलों के लिए अलग से विधि मंत्री होता है। तो हमको ध्यान रखना है तीन बातें जो मैंने आपको एंड में भी बताई है, पूर्णकालिक वकील नहीं होता, सरकारी कर्मचारी नहीं होता, तो यह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, और ये कैबिनेट का मेंबर भी नहीं होता। कैबिनेट में विधिक मामलों के लिए विधि मंत्री होता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट अपन ने पढ़ा। अब अपन आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब अपन को देखना है कि जैसे अभी अपन ने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि भारत सरकार में जैसे महान्यायवादी हैं, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के होते हैं ये, तो भारत सरकार के अन्य कानून अधिकारी भी होते हैं। तो महान्यायवादी के अलावा भारत सरकार के अन्य कानून अधिकारी भी होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कौन, जिन्हें हम कहते हैं भारत के महाधिवक्ता एवं अपर
महाधिवक्ता। तो ये करते क्या हैं, हमसे पूछा जाए, जैसे ये बात तो क्लियर हो गई कि महान्यायवादी के अलावा भारत सरकार के अन्य कानून अधिकारी भी होते हैं जिन्हें हम भारत के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं। तो ये करते क्या हैं, यह महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि भारत के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता जो होते हैं वो महान्यायवादी की हेल्प करते हैं उसकी ड्यूटीज़ को पूरी करने में। अब इनसे पूछा जाए कि भाई इन दोनों के पद में अंतर क्या है, तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये है कि अनुच्छेद 76 में आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है, लेकिन भारत के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। यानी कि ये एक संवैधानिक पद है, लेकिन इनका उल्लेख हमें संविधान में नहीं मिलता है। इसके अलावा जो और क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो यहाँ पर हमको जान रखना है स्टूडेंट, भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। तो यहाँ पर अपन को एक तो ये फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं, महान्यायवादी कौन हैं, तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल। ये भारत के कौन से महान्यायवादी हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो ये भारत के 15वें महान्यायवादी हैं और कब से अपने पद पर हैं, 30 जून 2017 से। तो स्टूडेंट यहाँ तक अपन को याद रखना है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन, MC सीतलवाड़, और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं, के वेणुगोपाल हैं। यह भारत के 15वें महान्यायवादी हैं और ये अपने पद पे कब से हैं, 30 जून 2017 से हैं। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।